नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर का टॉपिक यहाँ पे कर रहे थे, व्यवहारवाद। जैसे हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस के विकास का दौर ये पहले परंपरागत आधुनिक राजनीति विज्ञान, उसके बाद व्यवहारवाद और उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर जो कमियां रह गई थीं, उन कमियों को दूर करते हुए आधुनिक राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ। और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात करता है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंदर भी कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करते हुए व्यवहारवाद का जन्म हुआ। और व्यवहारवाद जो है उसमें पुनः कुछ कमियां रह गई थी और उन कमियों का निस्तारण करते हुए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। और अगर हम परंपरागत राजनीति विज्ञान को और उत्तर व्यवहारवाद को कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, काफ़ी समानताएं हैं। तो ये एक साइकिल की तरह है कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से शुरू हुआ था और उत्तर व्यवहारवाद पे जाके ख़त्म होता है। और उत्तर व्यवहारवाद जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान दोनों का मिश्रण है। यहाँ हम आज व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं अथवा विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं, लक्षणों एवं विशेषताओं पर डेविड ट्रूमैन, हेन्ज यूलाउ, सैमुअल जे अलेक्जेंडर, मॉरिस जोनोविज़, डेविड ईस्टन आदि अनेक विद्वानों ने इस संबंध में विचार किया, इस संबंध में अध्ययन किया। व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं या विशेषताओं को डेविड ईस्टन ने समग्रता के साथ प्रस्तुत किया। व्यवहारवाद अथवा व्यवहारवादी उपागम के 8 प्रमुख लक्षण बताए हैं डेविड ईस्टन ने, और इन्हें संपूर्ण व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा है। तो ये आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर पूछ भी लिया जाता है कि जो विशेष व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं उनको एक नाम दिया गया है, उसके 8 प्रमुख लक्षण जो हैं उनको एक नाम दिया गया है, तो उसको क्या कहा गया है। तो इसके अंदर आपको 4 चॉइस दी जाएगी, उसमें से एक ऑप्शन होगा व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हिसाब से इस चीज़ का ध्यान रखना है। डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं, लक्षण या हम इनको विशेषताएं भी कह सकते हैं, वो निम्नलिखित हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वो दर्शनात्मक था, कल्पनात्मक था, आदर्शात्मक था। और आधुनिक राजनीति विज्ञान या व्यवहारवाद जो है उसको शुद्ध विज्ञानों की तरह या शुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे, जिसमें कुछ भविष्यवाणी की जा सके। और वो राजनीति विज्ञान को एक क्रमबद्ध अध्ययन बनाना चाहते थे, ज्ञान के लिए ज्ञान जिसका उद्देश्य था। और उसी कड़ी में जैसे शुद्ध विज्ञानों के अंदर शोध किए जाते हैं और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन होती है, हाइपोथेसिस होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डाटा कलेक्शन होते हैं, फैक्ट्स कलेक्शन होते हैं, उसके बाद सिद्धांत निर्माण होता है और उस सिद्धांत निर्माण के आधार पर भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। इसी तरह व्यवहारवादी विचारक जो हैं वो भी पॉलिटिकल साइंस को, राजनीति विज्ञान को एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध अध्ययन बनाना चाहते थे। और इसके अंदर हमने देखा कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि जो कुछ मेथड्स या हमारे पास नहीं है, ये तथ्यों को कैसे कलेक्ट करने के लिए या सैंपल
है, मीन मोड मीडियन है, इस तरह की जो भी चीज़ जो दूसरे सोशल साइंसेस के अंदर जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, उनमें जो चीज़ों का जो जिन तरीक़ों को अपनाया गया है उनको हमने दूसरे सब्जेक्ट से लिया है और अपने पॉलिटिकल साइंस को और ज़्यादा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बनाने का प्रयास किया है। तो डेविड ईस्टन जो हैं उन्होंने कुछ 8 विशेषताएं बताई हैं बिहेवियरलिज्म की, व्यवहारवाद की, जिससे हम हमारे राजनीति विज्ञान विषय को और ज़्यादा साइंटिफिक बना सकें। इसके अंदर पहला जो विशेषता है वो है नियमन, कि नियमन किया जाना चाहिए। तो नियमन का अर्थ है कि राजनीति के अध्ययन हेतु नियम का निर्माण संभव है, यानी इसमें सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। तो व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और उसके भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में संभावना प्रकट की जा सकती है। तो यहाँ पे हम व्यवहारवाद के अंदर हमारी विषय वस्तु मानव है और मानव जो है वो एक तरह की सिचुएशन में एक तरह से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे नियमन कि कोई भी कुछ सिचुएशन, इलेक्शंस होंगे, तो जब इलेक्शंस होंगे तो एक पार्टी जीतेगी और दूसरी जो है वो इलेक्शन को हारेगी। तो हारने वाली पार्टी जो है उसका क्या रिएक्शन रहेगा, जीतने वाली पार्टी का क्या रिएक्शन रहेगा। तो वो रिएक्शन चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, फ्रांस हो, स्विट्ज़रलैंड हो, वो व्यक्ति है, उसको हारने पे दुख होगा और जीतने पे खुशी होगी। तो ये सब जगह जो रिएक्शन आएगा वो सेम होगा। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि व्यवहारवाद का पहला जो पॉइंट है या पहली विशेषता है वो क्या है, नियमन है। तो व्यवहार जो है, इस तरह का जो रिएक्शन है वो आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेगा, आपको फ्रांस में भी देखने को मिल सकता है, जर्मनी में भी मिल सकता है, सब जगह, क्योंकि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति होता है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा हो तो यूएसए के अंदर इलेक्शंस हुए थे और ट्रम्प जो है वो पूर्व राष्ट्रपति, वो अपना गद्दी, अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं थे और बाइडेन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उसकी जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने, ट्रम्प के जो समर्थक हैं, उन्होंने वाइट हाउस में बहुत ज़्यादा आतंक भी किया। तो ये सिंपल ये है कि जब भी कुछ ऐसा होगा जो हमारे अगेंस्ट होगा तो हमको दुख होगा, हमको गुस्सा आएगा, हम उसको रिएक्ट करेंगे, क्रांति करेंगे। तो ये चाहे अमेरिका के अंदर होगा, चाहे भारत में होगा, फ्रांस में होगा, जर्मनी में होगा, सब जगह एक साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई हारा है तो वो बहुत खुश होगा, वो खुश नहीं होगा, वो दुखी होगा। तो ये नियमन है। सेकंड है सत्यापन। दूसरा पॉइंट, विशेषता व्यवहारवाद की, सत्यापन। सत्यापन का अर्थ है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की जांच की क्रिया हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्यता को सिद्ध करती है और उन्हें विश्वसनीय बनाती है। तो उसका सत्यापन, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया तो उस एग्जाम्पल से हो ही गया नियम सत्यापन कि भाई जब अगर हार होगी तो वो जो दुख होगा वो सब जगह होगा, उस पर गुस्सा आएगा, उसका रिएक्शन होगा हारने पे, तो वो हर जगह रिएक्शन होगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूएस हो, चाहे कहीं भी किसी भी देश के अंदर। और क्योंकि इलेक्शन लड़ने वाले, इलेक्शन जीतने वाले, इलेक्शन हारने वाले आखिरकार मानव ही हैं।
तीसरा है तकनीकों का प्रयोग। तकनीक का अर्थ अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हो। परंपरागत रूप से जिन तकनीकों को काम में लाया गया है वे विज्ञान के करीब तो हैं, किंतु उन्हें हम पूर्ण शुद्ध व वैज्ञानिक नहीं कह सकते। तो इसलिए व्यवहारवादी मानते हैं कि अध्ययन की इन तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिश की जानी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। तकनीकों की शुद्धता और वैज्ञानिकता के साथ ही ये भी जरूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निष्पक्ष एवं तटस्थ भाव से करे, तभी हमारा राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकता है। तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरी जो विशेषता है हमारी व्यवहारवाद की, वो है तकनीकों का प्रयोग। तो व्यवहारवादी जो है वो ये मानते हैं कि तकनीकें डेवलप की जानी चाहिए, तकनीकों को में सुधार किया जाना चाहिए। जैसे प्योर साइंसेस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण किया जाना चाहिए। पर जैसे मैं बार बार आपको बताती रही हूँ कि दोनों, चाहे पॉलिटिकल साइंस है और शुद्ध विज्ञान है, उनमें मेन डिफरेंस जो है वो विषय वस्तु का है। वहाँ पे जो विषय वस्तु है वो निर्जीव होती है और हमारा जो सोशल साइंसेस हैं उनकी जो विषय वस्तु है वो सजीव होती है। तो हम उनमें उस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जैसे कि हम शुद्ध विज्ञान के अंदर कर सकते हैं। पर व्यवहारवादी मानते हैं कि जो भी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है वो हम साइकोलॉजी के अंदर जो भी तकनीकों को लेके विकास हो रहे हैं या इकोनॉमिक्स में जो भी विकास हो रहे हैं, जो भी दूसरे ऐसे विषयों में विकास हो रहे हैं, उन विकासों को, उनके विकास में हम भी अपना कोई योगदान दें और उनको तकनीकों को और ज़्यादा शुद्ध और एक वैज्ञानिक बनाया जा सके। और जब हम तकनीकों को और शुद्ध और विज्ञान की आवश्यकता हमको दिखती है तो उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जो अध्ययन करता है वो भी उसका इस्तेमाल निष्पक्ष और तटस्थ भाव से करे कभी भी। तो इसलिए तभी उसका जो विश्लेषण है वो वस्तुनिष्ठ हो सकता है। उसके स्वयं के विचार, उसकी स्वयं की जो प्रेजुडिस है, स्वयं का जो पक्ष है उस अध्ययन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आना चाहिए तभी जो अध्ययन है वो ज़्यादा वस्तुनिष्ठ हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है परिमाणीकरण। परिमाणीकरण का अर्थ है कि इकट्ठे किए गए तथ्यों, आंकड़ों, विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। जब तथ्य तो हम बहुत से कलेक्ट करते हैं, जब भी हम कोई फील्ड स्टडी करते हैं तो फील्ड स्टडी करने के अंदर हम कम से कम भी नहीं, एक हम क्वेश्चनर तैयार करते हैं और हम 100-200 लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके जवाब हमारे पास आते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम कि भाई इतने लोग ये मानते हैं, इतने लोग ये मानते हैं, इतने लोग ये मानते हैं, तो उनमें ज़्यादातर लोग जो है उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। तो तथ्य तो ज़्यादा कलेक्ट किए जाते हैं पर उनको कैसे सिस्टमेटाइज किया जाए, आंकड़ों को किस तरह से उनको शुद्धिकरण किया जाए, ये हमको देखना ज़रूरी है। परिमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों तथा समस्त सामग्री का सूक्ष्म पुनः पर्यवेक्षण किया जाता है। एक बार तो सीधे सीधे तथ्य कलेक्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से तथ्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन से कम इम्पोर्टेंट हैं। जब हम तथ्य इकट्ठे करते हैं तो टू द पॉइंट नहीं होते,
हम ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, उसमें से जो जो हमारे काम की चीज़ होगी उसको हम लेंगे, जो नहीं होगी उसको हम छोड़ देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडी करेंगे, तो ताकि अधिक यथार्थ और शुद्ध बनाया जा सके। इस कार्य में सांख्यिकी की पद्धति से सहायता ली जाती है, और सांख्यिकी का जो बेस्ट जो सिस्टम है जो हमको देखने को मिलता है वो इकोनॉमिक्स में मिलता है कि मीन मोड मीडियन जो है वो कैसे निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो इसलिए परिमाणीकरण जो है वो फोर्थ स्टेप है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि कैसे तथ्यों जो है आंकड़े हैं उनको हम कलेक्ट कर रहे हैं, उनका किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो उसके बाद में एक बार तो पूरी ऊपरी सतह पे हमने कर लिया, क्वेश्चनर बनाया, कई लोगों से भी औरतों के उसमें क्या विचार हैं, वृद्धों के क्या विचार हैं, बच्चे क्या सोचते हैं उसके बारे में। उसके बाद में हमको किससे जो ज़्यादा लाभ मिल रहा है उसको हम फिर छँटनी करेंगे, और छँटनी के अंदर फिर हम देखेंगे कि भाई क्या है, तब हमारा जो हमारी स्टडी जो है वो ज़्यादा यथार्थ हो पाएगी। पांचवा जो पॉइंट है वो है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण तो हम ये व्यवहारवादी जो हैं या आधुनिक राजनीति विज्ञान और व्यवहारवादी जो हैं वो अपने अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष अध्ययन बनाना चाहते हैं, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान और उत्तर व्यवहारवाद जो है वो अध्ययन को मूल्य सापेक्षता की बात करता है। तो व्यवहारवादी जो हैं वो मानते हैं कि अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों और मान्यताओं को अध्ययन से अलग रखना चाहिए, ताकि अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त अध्ययन हो सके। इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन से जो यथार्थ निष्कर्ष एवं मान्यताएं प्राप्त हों उन्हें ही स्वीकारा जाना चाहिए। तो अध्ययनकर्ता जब अध्ययन कर रहा है तो उसके स्वयं के जो व्यूज़ हैं वो उसके अंदर नहीं आने चाहिए, उसकी खुद की सोच जो है वो उसके अंदर नहीं आनी चाहिए, और इसलिए जो अध्ययन है वो मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, मूल्य मुक्त होना चाहिए, और जो स्वयं अध्ययनकर्ता उस बारे में क्या सोचता है वो नहीं होके, और जो फैक्ट है उस पर स्टडी की जानी चाहिए। तो यहाँ पे व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्ष अध्ययन, मूल्य मुक्त अध्ययन की बात करते हैं और उस पर जोर देते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।